अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3, जिसका टाइटल है बायोडाइवर्सिटी। वर्ड बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास दो वर्ड से ये बना है। एक इसमें है बायो और दूसरा है डाइवर्सिटी। बायो का मतलब है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने वैरायटीज़ हैं ये बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। बाद में हम इसका डिटेल पढ़ेंगे। कभी हमने ये सोचा है कि हमारे पास तमाम दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म की कितनी अक़साम हैं? तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि हमारे पास इस दुनिया में 2 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अक़साम हैं। 2 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। 2 मिलियन हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की अक़साम है। ठीक है। पाकिस्तान में तकरीबन 6000 मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट और 23,000 मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स जाने जाते हैं अभी तक। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म although these organisms share many common characters, they are different in size, shape, color, morphology, behavior and production method। ये तमाम ऑर्गेनिज्म जितने अक़साम हैं हमारे पास, ये मुख्तलिफ बेसिस पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कलर के लिहाज से, खुराक के लिहाज से, रिप्रोडक्टिव मेथड के लिहाज से, साइज़ और शेप के लिहाज से। ठीक है। तो ये इतने वेराइटीज़ नेचर ने हमारे लिए यूनिवर्स में क्रिएट किए हैं। The differences among the living organism add to the biodiversity of an area। ये डिफरेंट वैरायटी हमारे पास क्या कहलाता है? ये डिफरेंट वैरायटी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है। Each species has a specific role in the ecosystem। Lots of the species make the ecosystem less productive। जितने भी स्पीशी हैं, जितने भी अक़साम हैं, हर एक स्पीशी का इकोसिस्टम में, इस माहौल में एक रोल है। और जब हम एक स्पीशी को कम्प्लीटली लॉस करते हैं, वो एक्सटेंड हो जाता है, तब इकोसिस्टम लेस प्रोडक्टिव होगा, उसका इफेक्ट होगा इस इकोसिस्टम पर। ठीक है। तो इस यूनिट में हम बुनियादी तौर पर इस तरह की चीज़ों के बारे में, क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे पास वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का तारुफ है। ठीक है। ये बायोडाइवर्सिटी जो है, ये यूनिवर्स में यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूशन इसकी नहीं की गई है। कहने का मतलब ये है कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा प्लांट एनिमल होता है, कुछ में कम होता है, कुछ में दरमियान मिकदार में होता है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो एक ख़ास इलाके तक महदूद होते हैं, कुछ कास्मोपोलिटन होते हैं, तमाम दुनिया में पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो एनिमल और प्लांट की अक़साम हैं यूनिवर्स में या ज़मीन की सतह पर, इनका तकसीम यूनिफॉर्मली नहीं किया गया है। ठीक है। बायोलॉजिस्ट ये एस्टिमेशन, ये अंदाज़ा लगाते हैं कि तमाम ग्लोब में जो बायोडाइवर्सिटी हैं ये तकरीबन 100 मिलियन मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की होंगी। ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। ठीक है। क्या चीज़ है? ये एक अंदाज़तन वैल्यू है। एग्जैक्ट फिगर हमारे पास ये नहीं है कि ये डिस्कवर्ड है। ये बायोलॉजिस्ट का मानना है कि हो सकता है कि हमारे पास, हम अंदाजे के मुताबिक 100 मिलियन अक़साम मौजूद हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया डिपेंड अपॉन क्लाइमेट। वहाँ के जो शॉर्ट टर्म जो वेदर होता है उन पर डिपेंड करता है। एल्टीट्यूड, सतह समंदर से जो है ऊंच नीच भी डिपेंड करता है किसी ऑर्गेनिज्म के लिए। कंपोजिशन ऑफ सॉइल, वहाँ पर सॉइल का स्ट्रक्चर किस तरह है, फर्टाइल है, इम्फर्टाइल है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, जहाँ पर मौसम, माहौल में जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है या मॉडरेट होता है, जहाँ पर बारिशें भी ज़्यादा होती हैं, उनमें बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, उनमें प्लांट और एनिमल के ज़्यादा अक़साम पाए जाते हैं। और जो पोलर रीजन है
वर्ल्ड के जो पोलर रीजन हैं, जहाँ पर बर्फ़बारी, हार्श कंडीशन ज़्यादा है, वहाँ पर प्योर या कुछ कम एनिमल या प्लांट पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे पास बायोडाइवर्सिटी के क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हम ये चीज़ें स्टडी करते हैं, क्या हम इससे हासिल करते हैं। तो सबसे पहले फूड पर ह्यूमन बीइंग, यही बायोडाइवर्सिटी इंसान को खुराक प्रोवाइड करती है, मुख्तलिफ खुराक, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशेस, क्रॉप्स, ये तमाम हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। तो जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है वहाँ पर फूड अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा। जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी आप ख़त्म करते हैं, कम हो जा रही हैं, वहाँ पर फिर इस तरह खुराक की अवेलेबिलिटी भी कम होगी, एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। दूसरा हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। बायोडाइवर्सिटी हमसे इससे मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स बनाते हैं। ठीक है, एनिमल्स लाइक फंजाई वगैरह ये मेडिसिन में यूज़ होते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज़ होते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये हम फंजाई से डिराइव करते हैं और ये एंटीबायोटिक्स हैं। इसके अलावा केफीन ड्रग हैं, मॉर्फाइन है, क्विनीन है, इस तरह के केफीन और मॉर्फाइन जो है एज एनेस्थीसिया के तौर पर यूज़ हुआ करता था उसी ज़माने में। आजकल जो है मेंटल डिप्रेशन या जो जहनी बीमारियां होती हैं उनमें भी ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मलेरिया में भी जो ड्रग इस्तेमाल होती हैं वो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हमें क्या देते हैं, हमें ड्रग्स या मेडिसिन देते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंस इसका ये है कि इंडस्ट्रियल बेनिफिशन या इंडस्ट्रियल बेनिफिटेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इंडस्ट्री हमारी तमाम बायोडाइवर्सिटी पर चलती है। बिल्डिंग में हम फर्नीचर यूज़ करते हैं, और जितने भी जो है वुड का सामान वगैरह यूज़ होता है वो बायोडाइवर्सिटी से आता है। फाइबर हैं, डाइस, कलर्स हैं, रेजिन है, जो अभी हमने बात की कॉनिफर प्लांट का जो एक्सक्रीशन होता है ये मेडिसिन में यूज़ होता है। इसके अलावा गम्स है, गम्स भी मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। रबड़ हैं, इसके अलावा ऑयल, तेल हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे पास कहाँ से आता है, ये बायोडाइवर्सिटी से आता है। ठीक है, तो हमारी इंडस्ट्री का एक बड़ा पोर्शन जो है बायोडाइवर्सिटी की वजह से चल रहा है। ठीक है, डी में हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का होता है रिलेशनशिप विद इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो जितनी एक एरिया की बायोडाइवर्सिटी रिच होगी, ज़्यादा होगी, उतना वो एरिया मोर प्रोडक्टिव होगा, उतना वो एरिया या सॉइल मोर फर्टाइल होगा, वहाँ पर इतना बारिशें ज़्यादा होंगी, वहाँ पर इन्वायरमेंट क्लियर होगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें इनका रिलेशन है इकोसिस्टम के साथ। आप बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करते हैं, आप जंगलात को काटते हैं, आप एनिमल का शिकार करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, तो आपका जो इकोसिस्टम है वो फिर लेस प्रोडक्टिव होगा, आपकी इंडस्ट्री पर इफेक्ट इसका पड़ेगा। मेडिसिन आप इससे फिर इस तरह नहीं बना सकते। ठीक है, तो इनका एक इम्पोर्टेंट रोल है बायोडाइवर्सिटी का इकोसिस्टम में। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में है कि 13,000 मुख्तलिफ अक़साम के प्लांट हैं जो डिपेंड करते हैं बीस पोलिनेशन पर। जो हनी बी होते हैं या उनको पोलिनेट करते हैं। ठीक है, 1/3 ऑफ द ऑल आवर फ्रूट एंड वेजिटेबल विल नॉट एग्जिस्ट विदाउट पोलिनेटर विजिटिंग आवर फ्लावर। अगर ये छोटे छोटे एनिमल जो बीज हैं या छोटे बर्ड्स होते हैं, अगर ये हमारे प्लांट को पोलिनेट नहीं करते ना, 1/3 ऑफ ऑल आवर फूड, ठीक है, तो हमारे खुराक के 3 में से 1 जो है वो हिस्सा ये कभी भी नहीं हो। तो पोलिनेशन इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट तो कहते हैं कि बीज अगर पोलिनेशन को स्टॉप करे तो बहुत कम अरसे में दुनिया के को जो है वो कहत का मसला बढ़ेगा। ठीक है, खुराक जो है वो ज़्यादातर प्लांट वो फिर नहीं पर, क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं पोलिनेशन पर। ठीक है, तो ये भी बायोडाइवर्सिटी की वजह से होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का तकसीम करना। तो बायोलॉजिस्ट ने अभी तक 2 मिलियन के मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब किए हैं। कितने? 2 मिलियन के। 2 मिलियन में हमारे पास 1.5 मिलियन एनिमल हैं और 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं जो हमारे पास अभी तक डिस्कवर्ड हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वो जो साइंटिस्ट एस्टिमेशन लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, तो अंदाज़े में वो लगाते हैं कि तकरीबन ये 100 मिलियन है पूरे अर्थ में। तो 98 मिलियन अंदाजे के मुताबिक अभी तक अनडिस्कवर्ड है हमारे पास। ठीक है, ये 2 मिलियन हमने सिर्फ डिस्कवर्ड की है और ये वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। ठीक है,
तो इतनी लार्ज कलेक्शन को स्टडी करना आसान नहीं था, इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया। इनकी क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हम चीज़ों को तकसीम करते हैं सिमिलरिटी और डिफरेंसेस की बुनियाद पर, हम ग्रुप्स बनाते हैं, सब ग्रुप्स बनाते हैं, तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के लिए बेस होना चाहिए। बेस का मतलब ये है कि अगर आप चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं तो कौन से बेस पर करते हैं, आप कलर की बेस पर करते हैं, साइज़ की बेस पर करते हैं, खुराक की बेस पर करते हैं, एनवायरनमेंट की बेस पर करते हैं। तो साइंटिस्ट ने स्टार्ट में से क्लासिफिकेशन की बेस क्या चीज़ रखी। सबसे पहले अरिस्टोटल ने तमाम जानदारों को क्लासिफाई किया उनकी हैबिटाट के बेस पर। हैबिटाट क्या चीज़ होता है, वो एनवायरनमेंट जहाँ पर एनिमल रहता है, उनका जो घर होता है, उनका जो लिविंग प्लेस होता है, वो इनका हैबिटाट है। तो सबसे पहले अरिस्टोटल ने तमाम एनिमल को क्लासिफाई किया किस चीज़ की हैबिटाट की बुनियाद पर, हवा, पानी और ज़मीन। जो ज़मीन में थे वो अलग ग्रुप हैं, जो पानी में है वो अलग ग्रुप हैं, जो एयर में रहते वो अलग ग्रुप हैं। पर ये हमारे पास एक अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं था, क्योंकि इसमें कुछ एनिमल ऐसे हैं जो दोनों एनवायरनमेंट को वहाँ पर रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल टर्टल्स हैं, तो टर्टल्स लैंड पर भी रहता है, वो पानी में भी रहता है, तो आप इनको इस तरह नहीं रख सकते इस क्लासिफिकेशन में। ठीक है, स्नेक है, स्नेक लैंड पर भी रहता है, पानी में भी रहता है, तो आप इनको किस तरह पानी वाले ग्रुप में रख सकते हैं। पर जो भी था, ये एक अच्छा स्टार्ट था क्लासिफिकेशन का जो अरिस्टोटल ने लिया। बाद में बायोलॉजिस्ट ने तमाम एनिमल की क्लासिफिकेशन शुरू की, किस बेस पर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर। वो इनको फिजिकली ऑब्जर्व करते थे, बाद में उनकी क्लासिफिकेशन करते थे। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का ख्याल रखते थे। एनिमल हैविंग ट्रू न्यूक्लियस एंड सेल्स हैविंग ट्रू न्यूक्लियस और सेल हैविंग डोंट हैविंग ट्रू न्यूक्लियस। जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक हैं, जिनमें होता है वो यूकैरियोटिक हैं। इसी बेस पर वो क्लासिफाई करते थे, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर बेस पर, एक सेल और ज़्यादा सेल की बुनियाद पर, ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप्स पर, एनिमल जो खुराक तैयार कर सकते हैं, जो खुराक तैयार नहीं कर सकते, उसी बेस पर। तो मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने बेस कायम की और उसी पर क्लासिफिकेशन की। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन आया, ये सिर्फ हैबिटाट और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर नहीं है बस, बल्कि इसमें ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक्स तक आप स्टडी करेंगे, फिर आप इनको क्लासिफाई करेंगे। एनाटॉमी, इनके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, फिजियोलॉजी और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी आपको ये भी देखना लाजमी है। तो इसके बाद आप एनिमल को इन बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्यों हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्यों हम इस चीज़ों पर इतना मेहनत करते हैं। तो जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका एम्स क्या होगा, ताकि हम एनिमल के दरमियान सिमिलरिटी और डिफरेंसेस को स्टडी करें और हमें एनिमल की स्टडी करने में आसानी हो। तो एनिमल आपके पास अगर ग्रुप सब ग्रुप के फॉर्म में होंगे, आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं एनिमल और प्लांट। पर जब आपके पास ग्रुप और सब ग्रुप नहीं है, फिर आप आसानी से स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा, हम क्लासिफिकेशन का एम ये है कि एक सीक्वेंस की आइडिया जो है वो सामने आ जाए एवोल्यूशन के बारे में। एवोल्यूशन हमारे पास साइंटिस्ट का एक थ्योरी है, ये कम्प्लेक्सिस्ट थ्योरी है कि जो चीज़ें हमारे पास आज मौजूद हैं ये स्पेशल इसी तरह फॉर्म में नहीं थे, बल्कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं, जैसा कि इंसान बंदर से इवॉल्व हुआ है। ये साइंटिस्ट इस पर बिलीव करते हैं, पर कुछ साइंटिस्ट इस पर बिलीव करते हैं, कुछ साइंटिस्ट थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पर बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ को इसी शक्ल में पैदा किया जिसमें वो आजकल मौजूद हैं। ठीक है, तो वहाँ उस तरफ नहीं जा रहे, सिर्फ ये वर्ड आए तो इसकी एक्सप्लेनेशन की। तीसरा, हमारे पास हम क्यों क्लासिफिकेशन करते हैं, एम हमारे पास ये होगा कि हम ऑर्गेनिज्म के दरमियान ताल्लुक़ को एक्सप्रेस करें, रिलेशनशिप को इनका एक्सप्रेस करें और ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर नाम दे और इनको प्रॉपर ग्रुप में रखे। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन के एम्स हैं। ठीक है, सेकंड लास्ट टॉपिक हमारे पास है हायरार्की एंड टैक्सोनॉमी। कार्लस लिनियस स्वीडिश एक नेचुरलिस्ट था और उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसमें डिफरेंट रैंक्स या लेवल थे। क्लासिफिकेशन
के लिए कार्लस लिनियस ने एक सिस्टम बनाया जिसमें डिफरेंट रैंक्स या लेवल थे, जिसमें से हर एक रैंक्स या लेवल को उन्होंने नाम दिया टेक्सा, सिंगुलर हम कहलाते हैं टेक्सॉन। और ये लेडर के फॉर्म में उन्होंने अरेंज की। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि मोर जर्नल से लेकर स्मॉलर और मोर स्पेसिफिक तक आ पाएंगे। पहले जो है सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा, फिर इसके बाद सिंपलेस्ट, फिर इसके बाद सिंपलेस्ट, फिर इसके बाद सिंपलेस्ट। तो इस तरह सीक्वेंस में आप आते हैं, फाइनली आपको सबसे जो है स्पेसिफिक एनिमल या जो प्लांट है वो आपको मिलेगा। किंगडम से आप स्टार्ट लेंगे या स्पीशी पर आप रोकेंगे। तो ये हेरेरिकी और टेक्सोनोमी है। टेक्सोनोमी हमारे पास वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं, इनको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो स्पीशी सबसे पहले उन्होंने एक बुनियादी यूनिट रखा इस क्लासिफिकेशन में। स्पीशी क्या चीज़ है? स्पीशी इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म that can naturally interbreed and produce fertile offspring is known as species। जानदारों का वो ग्रुप जो कुदरती तौर पर इंटरब्रीड मीन दैट वो ब्रीडिंग कर सकते हैं और वो फर्टाइल बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो वो स्पीशी कहलाता है। फर्टाइल बच्चे का मतलब ये है कि फिर वो बच्चा काबिल हो कि वो और बच्चे पैदा करे, उसमें ये एबिलिटी हो, तो ये स्पीशी होती हैं। फॉर एग्जांपल इंसान एक अलग स्पीशी है, मंकी एक अलग स्पीशी है, टाइगर एक अलग स्पीशी है, एलिफेंट एक अलग स्पीशी है, ठीक है। तो एलिफेंट का जो ग्रुप्स होता है वो दरमियान में इंटरब्रीडिंग करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। इस तरह इंसानी पॉपुलेशन इंटरब्रीडिंग करती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, ठीक है। इस तरह स्पैरो हैं, इस तरह पैरट हैं, इस तरह क्राउ हैं, इस तरह गोट हैं, शीप हैं, ये अलग अलग स्पीशी हैं जो अपने जो है वो सेम मेंबर के साथ इंटरब्रीड करेगा, तब वो फर्टाइल बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हर एक स्पीशी के सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। जिस तरह इंसान के सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। इस तरह अदर एनिमल है तो हर एक स्पीशी का नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होता है। फिर इस स्पीशी के बाद जीनस आता है। जीनस हमारे पास जब एक जैसे कैरेक्टर वाले स्पीशी हम इकट्ठा करते हैं तो वो जीनस कहलाते हैं, ठीक है। फिर जब हम एक जैसे कैरेक्टर्स वाले जीनस वाले इकट्ठे करते हैं, कंबाइन करते हैं और इनको एक ग्रुप में रहते हैं, फिर वो फैमिली बन जाता है, ठीक है। और फिर जब एक जैसे फैमिली हम मुख्तलिफ़ किस्म के फैमिली इकट्ठा करते हैं जिनमें सेम कैरेक्टर्स हों, वो फिर ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। फिर जब हम ऑर्डर्स को मुख्तलिफ ऑर्डर्स को इनका ग्रुप्स बनाते हैं, वो क्लास बन जाता है, फिर मुख्तलिफ क्लासेस फाइलम बन जाता है, फिर मुख्तलिफ फाइलम मिलकर क्या बनाते हैं, वो हम किंगडम बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे जो लार्जेस्ट टेक्सॉन है वो किंगडम है और सबसे जो लोअर टेक्सॉन है वो स्पीशी है। तो एक जैसे स्पीशी इकट्ठे होकर क्या जीनस बनाते हैं, एक जैसे जीनस इकट्ठे होकर फैमिली, एक जैसे फैमिली इकट्ठे होकर जो है ऑर्डर बनाते हैं, एक जैसे ऑर्डर क्लास बनाते हैं, एक जैसे क्लास के फाइलम बनाते हैं और एक मुख्तलिफ़ किस्म के सेम कैरेक्टर्स वाले फाइलम इकट्ठा करके क्या बनाते हैं, वो किंगडम्स बनाते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड हेरेरिकी। और ये हमारे पास लेवल्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के और इसमें से हर लेवल क्या कहलाता है, वो टेक्सॉन कहलाता है। बेटा आज के लिए ये काफ़ी है। इस क्लास में आपके लिए होमवर्क क्या होगा, राइट एंड मेमोराइज डिफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। बायोडाइवर्सिटी का डिफिनेशन और इसका इंपॉर्टेंस ये आपके लिए होमवर्क होगा। आज के लिए इंशाल्लाह ये काफ़ी होगा।